अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब। मुझे जो आज मौका मिला है अपना साइनॉप्सिस प्रेजेंटेशन करने का, खास करके 2022 बैच के लिए, ताकि आप इससे कुछ सीख लें और मतलब कैसे जो है वो रिसर्च किया जाता है, उसमें कितने टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक पे कैसे हम काम करेंगे, शायद उसका खुलासा करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे रिसर्च का जो टॉपिक है वो है यूनानी अप्रोच इन द मिस्टीरियस एंड अनफोल्डिंग चमकी बुखार, जिसको एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। हमारे गाइड है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अहमद बारसी साहब और को गाइड है डॉक्टर तनवीर आलम सर। चमकी बुखार सब लोग यहाँ वाकिफ हैं कि बिहार में ये सबसे डेंजरस डिजीज है, जो आमतौर से अप्रैल से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलता है। और ये डिजीज तकरीबन 1 से 15 साल तक के बच्चों में खास करके देखने को मिला है। ये बीमारी सिर्फ बिहार ही में नहीं, भारत के तकरीबन कई स्टेट में जो है वो ये डिजीज आमतौर से देखने को मिलता है। इस प्रेजेंटेशन में खास करके जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल एंड मेथड्स, ये जो इस डिजीज में हम सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये स्टडी डिजाइन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रेफरेंस। तो 2008 से पहले इस डिजीज के बारे में WHO ने भी डिफाइन नहीं किया हुआ था। 2008 में इस बीमारी को WHO ने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं AES, एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम। एक्यूट मींस सीवियर, इंसेफेलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड द टिश्यू मेनिंजेस, सिंड्रोम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है फिजिशियन के लिए कि अगर इस टाइप का कोई डिजीज हमारे सामने आता है तो उसको सबसे पहले अर्ली से अर्ली डायग्नोज किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, ताकि इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर होते हैं। 30 से 40% बच्चों की मौत हो जाती है, और अगर कोई बच्चा इससे बच भी जाता है तो इसमें उसको सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जिंदगी भर, जैसे सीजर आना, स्पीकिंग प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस और लोकोमेट्री इंपेयरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बीमारी को, चमकी बुखार को 2008 में WHO ने डिफाइन किया और इसे AES के कैटेगरी में डाला। चमकी बुखार बहुत सारे ऐसे डिजीज में देखने को मिलता है। चमकी बुखार से मुराद वो जो हाई ग्रेड बुखार के साथ सीवरिंग आता है, उसमें बहुत ज्यादा चमकी टाइप का सिम्टम होता है, इसलिए इसे चमकी बुखार कहते हैं। बिहार में इसे लीची फीवर और लवका बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और भी कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। वो बीमारी है फेब्राइल सीजर, एपिलेप्सी, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, माइग्रेन, इक्लेम्सिया, मेनिंजाइटिस। मेरा मुराद यहाँ पे उस चमकी बुखार से है जिसे लीची फीवर या लवका बुखार कहते हैं बिहार के गंगेटिक एरिया में, खास करके मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली या गोरखपुर का जो इलाका है। गंगेटिक एरिया मीन्स बिहार और उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो गंगा के तट पे बसा हुआ है, वहां ये बीमारी देखने को ज्यादा मिलती है। तो वहीं इस बीमारी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने की जरूरत है। उसमें रेबीज, रेज सिंड्रोम, फेब्राइल कन्वर्जन, मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस,
इस बीमारी के बारे में अगर हिस्ट्री पता किया जाए तो ये बीमारी पहले भारत से बाहर जापान में सबसे पहले देखने को मिलता था, इसीलिए यहाँ जापानी इंसेफेलाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन एईएस जो है वो जापानी इंसेफेलाइटिस वन ऑफ द काउज है। एईएस का वजह सिर्फ और सिर्फ जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस नहीं है। सबसे पहले ये 1924 में जापान में देखने को मिला। बिहार की हिस्ट्री अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला आउटब्रेक 1995 में हुआ। इसकी वजह बहुत सारी है, जैसे वायरस भी है जिसमें जेई वायरस, रेबीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, पोलियो, डेंगू वायरस और मीजल्स वायरस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जब एईएस के। तो वहीं इंटरो वायरस, इस पे एम्स पटना में इसकी स्टडी हुई है, तो वहीं कुछ बैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्करब टाइफस वगैरह, प्रोटोजोआ और फंगस। तो वहीं कुछ अदर काउज भी है एईएस के, उसमें ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, some chemicals and toxins are also responsible for the AES, लिम्बिक इंसेफेलाइटिस इसके और लीची फीवर, इसके बारे में आगे आपको डिटेल से हम बताएंगे। बिहार के आउटब्रेक के बारे में हम अगर बात कर ले तो चमकी बुखार बिहार और गोरखपुर के इलाके में ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल में अटैक आता है इसका। तो ये आउटब्रेक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बिहार के अलावा भारत के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे एईएस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां हर जगह इसकी वजह कुछ अलग अलग होती है। कुछ जगह केमिकल्स होते हैं देखने को मिले हैं, तो कुछ जगह बैक्टीरिया, तो कुछ जगह वायरस। तो उसी आउटब्रेक के बारे में इस स्लाइड में बताने की कोशिश की है कि चंडीपुरा एक वायरस है, ये भी एईएस काउज किया था महाराष्ट्र में 2003 में, जिसमें 329 अफेक्टेड हुए थे, 183 का डेथ हुआ। गुजरात में वैसे ही 2004 में एईएस का अटैक आया। 1975 से 1999 तक यही भारत में लोग मानते रहे कि ये जो एईएस है उसकी वजह जो है वो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस है। केरला में 2018 में इसी टाइप का लक्षण बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला, लेकिन वहां जो जब इसकी एटियोलॉजी के बारे में स्टडी हुआ तो पता चला कि निपा वायरस इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इलूरू आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहां एक साथ 614 बच्चों में इस टाइप का लक्षण एक साथ देखने को मिला। और जब इसके बारे में बाद में स्टडी हुई, एम्स और नीरी दो इंस्टीट्यूट मिलकर जब इसके बारे में पता किए तो पता चला कि ये एईएस जो है वो केमिकल की वजह से हुआ। तो वहीं बिहार में हर दूसरे तीसरे साल इस बीमारी का अटैक आता है, खास करके गैंगेटिक एरिया में, और उसकी वजह लीची को माना गया है। एक वीडियो है, आप लोग देख लें तब तक इसको।
अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बताने की वजह ये थी कि हमारा सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो सिर्फ हमारे लिटरेचर बुक नहीं हो सकते, न्यूज़पेपर और इस टाइप के न्यूज़ ये भी हमारे लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा हो सकता है। और ये हमारे मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें हमने इसका भी रेफरेंस दिया हुआ, तो यही बताने की कोशिश की आप लोगों को। फर्स्ट केस जो है इसका सबसे पहले तो ये बीमारी बहुत दिनों से रही होगी, लेकिन जो रिकॉर्ड में आया ये 1995 में आया। और उस साल से तकरीबन हर साल, चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो या 500 हो, हर साल इसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है। इसी क्रोनोलॉजी को समझाने के लिए स्लाइड हमने बनाई है कि 143 बच्चों की मौत 2013 में हुआ है, तो 355 बच्चों का 2014 में। वहीं 2015 में देखिए 11 बच्चों का हुआ है, तो 16 में 4 बच्चों का हुआ है। ये क्रोनोलॉजी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमियों बेस तकरीबन हर साल ये चमकी बुखार का जो केस है वो रिपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह जो बताई गई है एक कि ये लीची खाने से होता है, तो उसकी वजह ये है कि लीची के अंदर 2 केमिकल होते हैं। तो एक का नाम है हाइपोग्लाइसिन, तो वहीं दूसरा केमिकल है एमसीपीजी मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइलग्लाइसिन। कहते हैं कि वो बच्चे जो माल न्यूट्रिएंट होते हैं और रात का खाना नहीं खाते हैं, और खास करके जो गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं वो सुबह उठते हैं, माँ बाप उनको केयर नहीं करते, वो लीची के बागान चले जाते हैं, तो खाली पेट होते हैं। और उस वक्त लीची के बागान में जो आमतौर से लीची जो पेड़ के नीचे गिरा हुआ होता है, अनराइप फ्रूट जिसको कहते हैं, वो अगर वो बच्चा खा ले तो उसकी वजह से ये जो 2 केमिकल है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। एंड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो इंसेफेलाइटिस काज करता है। ये एक स्टडी में आया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आगे कुछ हमारे 25-30 रिसर्च पेपर है जिसका हमने कलेक्शन किया है, उसका निचोड़ में आपको बता रहे हैं। और तो वहीं हमारे यूनानी स्कॉलर के यहाँ एईएस नाम से कोई डिजीज मेंशन नहीं है। तकरीबन 8-10 लिटरेरी जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसकी स्टडी किए हैं, लेकिन 2 बीमारी ऐसी हैं जिसको बोलते हैं सरसाम और वर्मे दिमाग। इसके साइन एंड सिम्टम हमारे एईएस या वो चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में जो अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक के महीनों में जो बच्चों में चमकी बुखार देखने को मिलता है, उसके साइन एंड सिम्टम से मैच कर रहे हैं। तो अगर हम यूनानी लिटरेचर की बात करें तो हम यूनानी में जो इंसेफेलाइटिस नाम से तो कुछ नहीं है, तो वर्मे दिमाग या सरसाम, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट होता है उसमें सेरानोटुस और सेरानोटुस खालिस, तो वहीं क्रोनिक को लेसर किस। सेरानोटुस जो होता है वो गैर तबई खून की वजह से, सेरानोटुस खालिस गैर तबई सफरा की वजह से, और लेसर किस जो है वो गैर तबई बलगम की वजह से होने वाले वर्मे दिमाग को कहते हैं। काउज ऑफ वर्मे दिमाग, trauma, some type of fever like pneumonia, typhoid, acute arthritis, infection of blood or unknown etiology। सेरानोटुस की वजह जो है वो गैर तबई ब्लड है, इसमें कंटिन्यूअस फीवर होता है। आगे की स्लाइड में दोनों में कंपैरेटिव स्टडी भी करके हम बता देंगे आपको। कंटिन्यूअस इस सरसाम में जो हमारे सेरानोटुस में कंटिन्यूअस फीवर होता है, heaviness in head, redness in face and the headache, पेशेंट लुक लाइक इन लाफिंग, पेशेंट ऐसा महसूस होता है कि मरीज हंस रहा है। जुबान अगर देखें तो कोटेड होता है, लाल होता है, नब्ज अजीम पाई जाती है, ड्रोपिंग ऑफ आंख से हमेशा जो है वो
आंसू बहता रहता है, रोशनी से उसको तकलीफ होती है, नाक से कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, नौजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसके इलाज के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यूनानी अतिपाओं ने सरसाम का जो इलाज बताया है उसमें तलैयन मतलब मुलैयन अदविया का इस्तेमाल, हुकना, लखलखा वगैरह दिया जाता है। आपको हमको यहाँ पे रिसर्च का तरीका बताना है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। एक और तीसरी जो हमने बताया सरसाम की तीसरी किस्म जो होती है लेसर किस, इसकी वजह बलगम होती है, गैर तबई बलगम। और सैफ ने इसके बारे में लिखा है कि लेसर किस वो वर्मे बलगमी है, बलगमी को कहते हैं जो खोपड़ी के अंदर पैदा होता है, और ये वर्म आमतौर से दिमाग के मजारी रास्तों में होता है, न कि दिमागी पर्दों, दिमागी बतून या खास दिमाग में। तो इस पिक्चर से ये शो होता है कि ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर अगर गैर तबई बलगम का एक्यूमुलेशन हो जाए और उसकी वजह से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके सर्कुलेशन में अगर कोई खराबी आ जाती है और उसकी वजह से जो वर्मे दिमाग होगा उसको हम लिम्बिक इंसेफेलाइटिस कहेंगे, और यूनानी में हम उसको लेसर किस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये हमारे अब तक के स्टडी में पता चला। इसको आप रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जैसे यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम है और यहाँ अगर हो गया बलगम तो उसको उसकी वजह से अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है और गैर तबई बलगम की से होने वाले डिजीज को इंग्लिश में एलोपैथ वाले लिम्बिक इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो यूनानी में ये लेसर किस से मुसाबहत रखती है। लेसर किस और लिम्बिक इंसेफेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम को अगर हम मैच करें तो इसके तकरीबन 10 साइन एंड सिम्टम हमारे लेसर किस और लिम्बिक इंसेफेलाइटिस के मैच करते हैं। जैसे कि लिम्बिक इंसेफेलाइटिस को मॉडर्न वाले ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें हेडेक होता है, इंसोमिया होता है, सीजर होता है, इरिटेबिलिटी, फीवर, वोमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, दोनों साइलेंट सिम्टम मैच कर रहे हैं। ये हम हमारा पर्सनल स्टडी है। ट्रीटमेंट जो भी यूनानी नुस्खा हमारी किताबों में दिया है उसका एक कलेक्शन है। तो वहीं चमकी बुखार और सरसाम में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि फीवर, डिलीरियम, कोमा, नर्व्स, हेडेक, कोमा, सीजर, नेक एंड स्टिफनेस और वोमिटिंग सारे साइन एंड सिम्टम मैच कर रहे हैं। हमारा फाइंडिंग ये जो मेरा स्टडी है वो एक एनालिटिकल रिसर्च स्टडी है। एनालिटिकल रिसर्च जो आप लोग 4 टाइप के रिसर्च हमारे यहाँ होते हैं, क्लिनिकल है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का एक सब टाइप है। जो 4 तरीके का रिसर्च होता है मतलब अगर आप ऐसे तो 15-16 टाइप के रिसर्च हैं, सब में मत जाइए, आप लोगों को बताने के लिए हम बताएं कि 4 जो मेजर टाइप है रिसर्च के, क्लिनिकल है, ऑब्जर्वेशनल है। तो ये ऑब्जर्वेशनल का एक क्लिनिकल जो एनालिटिकल रिसर्च जो है वो एक टाइप का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, और हम इस पे 3 तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनायर करके इसके बारे में थोड़ा हम बता दें कि चमकी बुखार इज मेजर हेल्थ इशू इन द रीजन ऑफ गैंगेटिक एरिया ऑफ बिहार। द मेनली एज ग्रुप अफेक्टेड इन 1 to 15 ईयर। इट इज ए केस ऑफ एज। द सिंड्रोम इज लोकली नोन एज द चमकी बुखार, लीची फीवर और लबका बुखार। तो न्यूज हम आपको दिखा रहे थे, ये हमारे जितने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे उसका एक पार्ट होगा। ये 30 लिटरेचर्स हैं
जो अब तक हमने कलेक्ट किए हैं, जो नेट पे, गूगल स्कॉलर पे, ये जितने भी अभी गूगल सर्च इंजन पे जितने भी अब तक एईएस से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए हैं, उनका ये कलेक्शन है। और उसका एक फाइंडिंग हमने जो अपने से निकाला है कि कोई भी पेपर जो है उसका फाइंडिंग क्या है, उसका हमने डेटा कलेक्शन किया है। इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू गैदर इन द कंपाइल ऑफ यूनानी लिटरेचर, to address the complaint resembling the Chamki Bukhar, to provide possible Unani approach in the Chamki Bukhar, to propose possible Unani application in the prevention, management and the control, material and methods, classical book of Unani medicine, research paper, journal published, encyclopedia, epidemiological report from affected district and prepare a questionnaire. अब इस टाइप का मरीज हमको 3 जगह मिलेगा, या तो हॉस्पिटल में मिलेगा, या वो मरीज जो ठीक होकर के चला गया। मैंने कहा कि इस बीमारी में तकरीबन 30 से 35% बच्चों की मौत हो जाती है। मतलब जो भी अफेक्टेड होता है उसमें से 100 में 30 बच्चे मर जाते हैं, और 70 बच्चे जो बच जाते हैं उसमें से भी 40 से 45 बच्चों को जिंदगी भर कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो जो बच्चे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं उनका डेटा हम 5-7 मेडिकल कॉलेज और जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उसके एपिडेमियोलॉजिस्ट से हम उनका डेटा कलेक्शन करके उनके घर तक जाएंगे, और हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो उनसे क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा थीसिस का फाइनल सबमिशन रिपोर्ट होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से होगा। मरीज का डेटा लेना है कि मरीज, उसके फादर, मतलब मरीज, उसके सारे डेमोग्राफी, ये उसका मिजाज असेसमेंट करना है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। कहते हैं कि इस बीमारी की वजह जो है वो वहां देखने को मिला है जहां जो है वो धान की खेती ज्यादा होती है, या पोल्ट्री फार्म उसके घर के आसपास ज्यादा है, लीची गार्डन उसके घर के आसपास हो, पिग फार्मिंग हो रही हो, बच्चे मान लीजिए तो नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो हम पूछेंगे उसका ये पार्ट है। सब चीज तो हम इस स्लाइड पे शो नहीं कर सकते, मेजर पार्ट हम इसमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्वाद सत्य जरूरिया से इसका क्या रिलेशन था? अस्वाद सत्य जरूरिया ने जो हमारे 6 पॉइंट्स है उसको हम मेंशन किए इसमें। ये क्वेश्चन का पार्ट होगा कि लो सोशो इकोनॉमिक नहीं, ये बीमारी आमतौर से देखने को मिलता है। ये मेरा एनालिटिकल रिसर्च है जो हमने आपको भी बताया, ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का एक पार्ट है। डेटा हम कहां से कलेक्ट करेंगे? टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग फ्रॉम एईएस चमकी बुखार, टू वेरीफाई द डेटा फ्रॉम फील्ड सर्वे, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इंडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इंडिकेटेड मेडिकल कॉलेज लाइक डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, पीएमसीएच, एलएमसीएच, केजरीवाल हॉस्पिटल। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर का, यहाँ भी बहुत सारे मरीज इस टाइप के देखने को मिलते हैं। और लास्ट में है टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ये वो पेशेंट हुए जो ऑलरेडी डिस्चार्ज होके जा चुके हैं अपने घर, हम उनके यहाँ वो क्वेश्चन लेके जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम उनसे पुटअप करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल आएगा वो हम यूनानी से रिलेटेड चमकी बुखार का क्या ओपिनियन है और क्या निकल के आएगा वो मेरा फाइंडिंग होगा। खास करके जो स्टडी होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है, लेकिन मेरे स्टडी का ड्यूरेशन 1 साल है, क्योंकि सेशन लेट होने की वजह से हमें कम टाइम दिया गया है। केस भी कम किया गया है, क्योंकि अगर 1.5 साल का होता तो ये 300 केस आसपास होता, तो 150 से 200 का टारगेट है। सोर्स ऑफ डेटा जो कलेक्शन करेंगे हम, खास करके लाइब्रेरी, जितनी भी किताबों का यूज होगा उसमें जितने भी हमारे यूनानी लिटरेचर्स हैं और एपिडेमियोलॉजी से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसका सोर्स है
सामने रहेगी ना इसको। एनी क्वेश्चन? आप अगर मान लो टेंथ हैं, 15 साल तक के हैं, 15 साल के अंदर के हैं, रात में भूखे पेट अगर सोते हैं और तो कच्चा लीची खाना है आपको। बच्चे की बात हो रही है, आप बड़े हैं, आपके बच्चे की बात हो रही है। वालेकुम सलाम। स्लाइड नंबर 17 पे जो आपने डेटा लिया है वो बिहार गवर्नमेंट के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पीडीएफ में ये ऑलरेडी डेटा है और हमने वहां से वो डेटा कलेक्ट करके दिया। स्टेट हेल्थ सोसाइटी के